पिछले एक महीने में सेंसेक्स 7% से गिरा है। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए का हो गया स्वाहा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $12 बिलियन से ज्यादा पैसे हमारे मार्केट से बाहर निकाला सिर्फ अक्टूबर के महीने में। मार्च 2020 के कोविड मेल्टडाउन के बाद सबसे बड़ा एग्जिट ऑफ फॉरेन कैपिटल रहा इस महीने में। लेकिन मार्केट्स में इतना खून खराबा होने के बावजूद कोई खास त्राही त्राही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबको मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है। मतलब सब माया ही तो है। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी मार्केट ऊपर, कभी मार्केट नीचे। The moment you have recognized ups and downs, that's half the bridge crossed. लेकिन इस वाले डाउन के पीछे एक सॉलिड वजह हो सकती है। पिछले एक साल में दलाल स्ट्रीट में जो हवा बन के रखा हुआ है उससे जमीनी हकीकत मैच नहीं खाती है। ना नौकरियां हैं, ना इंडस्ट्रीज लग रही है, ना एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन स्लो डाउन, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन, ऑटोमोटिव सेल्स में स्लो डाउन। लेकिन स्टॉक मार्केट्स इलॉन मस्क की रॉकेट की तरह ऊपर। हो सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए दिवाली रॉकेट की तरह मार्केट फिर से ऊपर हो जाए। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो हमारी आर्थिक अवस्था है देश में, जो मेजॉरिटी की अवस्था है, उसकी सच्चाई इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को अभी भी दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट माना जाता है। हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है। स्टेबल गवर्नमेंट, मैसिव मार्केट, यंग पॉपुलेशन, यानी हर वो चीज जो एक यंग इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर के पास होनी चाहिए। लेकिन फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को यह बात महसूस हो रही है और महीनों से उन्हें यह बात मालूम है कि कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं इन चीजों पर फोकस नहीं हो पा रहा है हमारे देश में। और इसीलिए इस साल हर महीने वो ताबड़तोड़ पैसा निकालते आए हैं हमारे मार्केट से और साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया जैसे मार्केट्स में पैसा डालते आए हैं, जहां बाय द वे सच में बिजनेस ग्रोथ, इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया जाता है, ना कि ओछी पॉलिटिक्स, हेडलाइन मैनेजमेंट और जुमलेबाजी पर। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हमारे मार्केट्स को खास धक्का नहीं लगा इतने महीनों से, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट को संभाल के रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अक्टूबर के महीने में एफआईआईज ने 98,000 करोड़, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए बाहर खींच लिए। तो उसी समय डीआईआईज या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 93,000 करोड़ स्टॉक्स खरीदे। तो हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट पार्टिसिपेशन का प्रचलन बढ़ा है, वो बहुत अच्छी बात है और सरकार को इस बात पर गर्व होना भी चाहिए। FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. लेकिन सवाल तब यह उठता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट को कब तक सपोर्ट कर पाएंगे? कब तक सरकार उन्हें शॉक अब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल करती रहेगी? क्या हमारी इकोनॉमी सच में इतना अच्छा कर रही है कि हमें कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की जरूरत ही नहीं है? और क्या वजह है कि ये जो स्लो डाउन अब हमें दिख रहा है, ये जो असर दिख रहा है, ये क्या अगले कुछ महीनों में और भी बढ़ने वाला है? एक तरफ अलग अलग सीईओज बोल रहे हैं कि देश में डिमांड कम हो रही है, मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है, लेकिन सरकार बोल रही है कि हम तो 8% प्लस जीडीपी रेट पर ग्रो करते रहेंगे, 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बन जाएंगे। सालों से सरकार बोलती आई है कि देश में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, देखो इकोनॉमी कितना फल फूल रहा है। लेकिन इस बात पर फोकस बहुत कम किया जाता है कि आज मिडिल क्लास जनता कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरती है। 2% जनसंख्या जो सैलरीड क्लास है, उसका टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। ऐसा सिस्टम लंबे टाइम तक चल नहीं पाएगा, सस्टेनेबल नहीं है। एक तरफ सरकार 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का तेल निकल रहा है। मेडिकल बिल्स, दवाई के खर्चे से बजट तबाह हो रहे हैं लोगों के। स्कूल फीस कोविड के बाद 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, इस वजह से हाउस होल्ड सेविंग्स तो बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं। लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। जुलाई सितंबर के महीने की अगर हम बात करें 2024, तो टीयर 2 सिटीज में हाउसिंग सेल्स भी 13% से ज्यादा गिरी है और अगस्त महीने में व्हीकल डीलर्स के पास 77,000 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी बेचने के लिए। वैसे तो यह चिंता का विषय है, लेकिन निर्मलाताई के लिए नहीं। The mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. एक चीज जो कम नहीं हो रही है वो है महंगाई और इन्फ्लेशन। फूड प्राइस के स्पाइक की वजह से सितंबर का रिटेल इन्फ्लेशन 9 महीनों में हाईएस्ट रहा। लेकिन निर्मला ताई को यहां भी सवाल मत पूछना, वो डाइट पर है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहां अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। पॉलिटिक्स में बातों को घुमाना, इमोशनल हो जाना, नेहरू को ब्लेम करना, ये सब तो
चलता है। लेकिन जब बात हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आती है, आपके और हमारे बटुए तक आती है, तब उस समय तो कम से कम अस वर्सेस देम, बुलडोजर जस्टिस को भुलाकर यह देखना चाहिए कि मार्केट्स और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खतरे में क्यों पड़ गई है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या वार्निंग सिग्नल्स को अनदेखा किया जा रहा है? क्या सरकार अपने गरूर में इतना चूर हो चुकी है और हमें एक खाई में डालने की कोशिश कर रही है? ऐसा सवाल पूछने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि निर्मला ताई को ऐसे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। सवाल करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आपको। डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया कांग्रेस वाले। So Rahul call is not now. Rahul call is where Congress party is. House is Amir Khan. या फिर जवाब ही नहीं मिलेगा, जैसा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने पता लगाया है एक सवाल पूछकर। Ma'am, do you believe India will remain a bright spot, ma'am? Please do. अगले में क्या? Next question, please. Sir, the crude oil prices have softened substantially. Can we expect the benefits to be passed on to consumers by way of a lowering of excise as well? Thank you very much, friends. Thank you. क्या निर्मला ताई इसलिए गुस्सा हैं कि उन्हें मालूम है कि आने वाले सालों में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, कि भारत की इकोनॉमी आने वाले सालों में फास्टेस्ट ग्रोइंग शायद ना रहे? जो साइज और पॉपुलेशन एडवांटेज हमारे पास आज है, वो क्या हमेशा हमारे पास रहेगा? कौन सी चीज है जो हमारे रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हुई है? और अगर हमारे देश में सब इतना चंगासी था तो निर्मला ताई को तो और खुश होने की जरूरत थी भाई, बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर होती। तो फिर इतना गुस्सा क्यों? क्या हमें उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो हमारी बात सुनना नहीं चाहती हैं? देखिए, एक्सपर्ट शायद किसी भी बात पर सहमत ना हो, लेकिन एक बात पर कंसेंसस है कि भारत को एक यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम की दरकार थी, और यह भी कि जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करके, बिना प्लानिंग इंप्लीमेंट करके हजारों लाखों स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म किया गया है, या उन्हें बहुत बुरी चोट पहुंचाई गई है। आज इतने साल बाद भी जीएसटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनकर रह गया है, खास करके उन छोटे बिजनेसेस के लिए जिनके पास अकाउंटेंट्स की पूरी फौज नहीं है। उसके ऊपर जीएसटी इंस्पेक्टर राज भी आजकल वापस आ गया है। चलो, इन सब से आपने डील कर लिया, हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स ने इन सब को डील कर लिया, फिर फंस जाओगे जीएसटी कैलकुलेशन में कि छाछ का क्या है और लस्सी का कितना रेट पड़ता है। लेकिन मजाल है कि जीएसटी के बारे में आप एक सवाल पूछ लो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से। We can't just damn it. It's been passed in the parliament. Yeah. It's been passed in every state assembly. It might have its flaws. It might probably give you difficulties. But I'm sorry. It's a कानून of this country. कानून तो निर्मला ताई आर्टिकल 370 भी था, संसद में पारित भी था, 70 साल से चलता भी आया था, लेकिन आपने सालों से उसकी आलोचना की और फिर उसे रद्द भी कर दिया। तो जीएसटी ऐसा कौन सा दिव्य कानून है जिसके बारे में आलोचना करना ही एंटी नेशनल हो जाता है, या आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है? लेकिन निर्मला ताई को लगता है कि शायद बिजनेसमैन से भी ज्यादा बिजनेस उन्हें आता है। हाल ही में तमिलनाडु में अन्नपूर्णा होटल के मालिक ने निर्मला ताई के सामने जीएसटी को लेकर कुछ तीखी टिप्पणी कर दी, और बात भी सही थी। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में टैक्स रेट्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। அடுத்து காபி குடிக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது, காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது, இது டெய்லி எங்களுக்கு நடக்குது பிரச்சனை। अब एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसी बातें जरूरी हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही तो सिस्टम को और बेटर बनाएगा। लेकिन निर्मला जी को आपने पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया, इतनी बड़ी हिमाकत। शान में गुस्ताखी के लिए देखिए क्या करवाया गया, बाकायदा माफी मंगवाया गया बिजनेसमैन से। वो तो अच्छा है कि जिले इलाही ने सर कलम के ऑर्डर्स नहीं दिए, लेकिन इसे कहते हैं रुतबा, इसे है कहते हैं ताई की शान। हल्के में मत लीजिएगा हमारे निर्मला ताई को। उनका गुस्सा, उनका एग्रेशन देखकर तो ऐसा लगता है कि 5 ट्रिलियन छोड़ो, हम तो $56 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, और हमारा पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से ऊपर नहीं, अमेरिका से ऊपर चले गया है। निर्मला जी के खौफ ने लोगों को तो शांत कर दिया, लेकिन इतना जीएसटी उछलने के बाद अब हवा निकलने लगी है। सरकार ने ऑफिशियली जीएसटी आंकड़े रिलीज करना बंद कर दिया, और अब उसका लॉजिक भी समझ में आ रहा है। जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ सितंबर के महीने में 2024 सितंबर 40 महीनों में सबसे कम रहा है। सबसे क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी इकोनॉमी आज उतना ताबड़तोड़ ग्रोथ नहीं कर रही है।
अगर सच में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही होती तो सबसे पहले तो रुपया डॉलर के प्रति और मजबूत हो रहा होता। 2014 की बात याद है, 40 रुपीज टू अ डॉलर लाने की बात हो रही थी अंडर द मोदी रजीम। आज रुपया डॉलर के प्रति रिकॉर्ड लो पर चला गया है, 84 रुपया टू अ डॉलर। बार बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आकर रुपये को और गिरने से बचा रही है। लेकिन निर्मला सीतारमण को यहां भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। कोई गलती रुपया की नहीं है, गलती डॉलर की है, वो और मजबूत हो रहा है। नॉटी डॉलर। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as डॉलर स्ट्रेंथनिंग। चलो ये बात भी मान लेते, लेकिन देखिए, ये देखिए पाउंड आवारापंथी कर रहा है, 105 तक पहुंच गया, और बाकी करेंसीज का भी यही हाल है। सब मजबूत हो रहे हैं, सारी एशियन करेंसीज। रुपया ही बस कमजोर नहीं हो रहा है, ऐसा मत बोलिए। और ये वही बात हो गई जैसे आप वायरस, आपको कोई बीमारी हो गई, आप में बहुत सारा वायरस आ गया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि वायरस की प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी ना, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है, बाकी सब कुछ चंगा सी है। सितंबर के महीने में बाय द वे भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 महीने के लो पर भी रही। ये इसलिए क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है। प्रोड्यूसर फैक्ट्री में चीजें बनाएगा क्यों जब उसके लिए डिमांड नहीं होगा, और अगर डिमांड होगा ना तो वो अपनी कमर तोड़ देगा, लेकिन चीजें जरूर बनाएगा लोगों के लिए जिस चीज की डिमांड है। लेकिन निर्मला सीतारमण को लगता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें लगता है कि डिमांड प्रॉब्लम है ही नहीं, सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। बिजनेसमैन ना आलसी हैं, गिल्टी हैं, वो नखरे उठा रहे हैं, नई नई चीजें नहीं बना रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री खड़ा नहीं कर रहे हैं। सरकार ने देखो टैक्स कट भी दे दिया, तो मेक इन इंडिया क्यों नहीं हो रहा है, ताई पूछ रही हैं। आई वांट टू हियर फ्रॉम द इंडियन इंक, व्हाट्स स्टॉपिंग यू when countries and industries abroad think this is the place to be in now at this time? FDIs are coming, FPIs are coming, it's all, the stock market is so confident, Indian retail investor believes in them. Is it like Hanuman, you don't believe in your own capacity? और ताई का गुस्सा यहां भी थोड़ा फैक्चुअली गलत है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक बिजनेस प्रोडक्शन नहीं कर रही है और फॉरेन बिजनेसेस लाइन लगाकर खड़े हुए हैं फैक्ट्री खोलने के लिए। पिछले साल एफडीआई की मात्रा घट के सिर्फ 10.6 बिलियन डॉलर रह गई थी। ये 2007 के बाद सबसे कम रकम थी। तो एक तरफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बात हो रही है और दूसरी तरफ 16 साल में सबसे कम एफडीआई। कहीं ना कहीं तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन अगर संसद में ये सब बातें उठाई जाती हैं तो निर्मला ताई बहुत आहत होती हैं। I am astonished to hear a member of this house call other members of this house धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। देश की तरक्की हो ये बात सभी चाहते हैं। अक्सर हम देशभक्त पर भी ये बात बोलते हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी तब देशभक्त पर भी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आएगा, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आएगा तो एडिटर के लिए न्यू कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर भी आएगा। अब देखिए प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप लोग हमें सपोर्ट तो करते नहीं हो। बहुत कुछ ही लोग हैं जिन्हें हम सलाम करते हैं जो हमें patreon.com/देशभक्त पर सपोर्ट करते हैं। बाकी के लिए हमें डिपेंड तो इकोनॉमी पर ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बाय द वे आप सपोर्ट ना करते हो, सब्सक्राइब बटन तो कम से कम डाल दो, या उसमें भी प्रॉब्लम है, जल्दी सब्सक्राइब करो, नहीं तो निर्मला ताई को बोल दूंगा। 2024 में हमें एफडीआई की कमी तो महसूस हुई और अब लग रहा है सरकार इस चीज पर काम करने की कोशिश कर रही है। फॉरेन कंपनीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इंडिया में ना निवेश को लेकर स्टेट्स के बीच में एक कंपेटिटिव बिडिंग भी चल रही है और ये अच्छी बात है। निवेश बहुत ज्यादा जरूरी है। देश को धर्म, कास्ट, आइडेंटिटी के ऊपर ज्यादा नहीं बल्कि इस बात पर झगड़ा करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए कि कहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फटने को तैयार बैठा हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के माने तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि स्किल्ड जॉब्स के जो अवसर हैं वो हमारे देश में बहुत ही कम है। सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर हम कंसेक्यूटिव हर साल 7% जीडीपी ग्रोथ भी हासिल कर लें तब भी हमारा जो जॉब गैप है हम उसे भर नहीं पाएंगे। एक बेरोजगार युवा की फौज कितना खतरनाक हो सकता है किसी देश के लिए यह बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें भड़काना, उन्हें उकसाना, दंगे फसाद करवाना कितना और आसान हो जाएगा।
यूएन रिपोर्ट के अनुसार अब हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जो अक्यूट पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। इसीलिए शायद बीजेपी सरकार ने भी 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए फ्री राशन देकर रखा है। और इंडिया के बाद नंबर आता है पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या आप चाहते हो कि हमारे देश का नाम ऐसे देशों के साथ जुड़े इस कैटेगरी में, ऐसी रैंकिंग में? निर्मला सीतारमण ने तो पिछले 5 सालों में हॉट सीट में बैठना खूब सीख लिया है। पूरा सर्वाइवल टूल किट उनके पास अब आ चुका है, उन्हें आप छू नहीं सकते हो। सर्वाइवल टूल किट नंबर 1, गलती मेरी नहीं हो सकती है, मेरे पहले सब कुछ गलत हुआ है और 10 साल भी हो चुके हैं, लेकिन उसी गलती को मैं रिपीट करती रहूंगी, मुझसे मत पूछो। To link with the statement, it was in his time that loans were given just based on phone calls from crony leaders. सर्वाइवल ट्रिक नंबर 2, विपक्ष कुछ भी कर ले, गलती से भी कुछ अच्छा काम भी कर ले, उसे नेगेटिव लाइट में दर्शाने की कोशिश करो, उसका मजाक बना के रखो। अगर राहुल गांधी ने माइग्रेंट लेबर से जाकर सड़क के किनारे बात भी कर ली तो उसने बात करने की हिमाकत कैसे की? जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। सर्वाइवल ट्रिक नंबर 3, पॉपो की इज्जत में, पॉपो की शान में गुस्ताखी बिल्कुल मंजूर मत करना, नहीं तो जॉब खतरे में आ सकती है। ప్రధాని ఫ్లెక్సీ ఇక్కడ పెడతారు. You will, as the district administrator, ensure that that shall not be removed, that shall not be torn, that shall not be affected. सर्वाइवल ट्रिक नंबर 4, 3 गुना लगान। इकोनॉमी बढ़ रही हो ना बढ़ रही हो, टैक्स हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? आज निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर कम टैक्स मिनिस्टर ज्यादा कहलाया जाता है। सोशल मीडिया पर तो यह मजाक चल रहा है कि ताई अब ब्राइब्स को भी टैक्स करना चाहती हैं। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम हो जाएगा। निर्मला सीतारमण को अब यह सोचना होगा कि इस अपने दूसरे कार्यकाल में वो गुस्से से, वो एरोगेंस से काम करेंगी या फिर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से लोगों की बातें सुनकर उन्हें समझने की कोशिश करेंगी कि इंडिया स्टोरी की वीक पॉइंट्स कहां और क्या हैं, कैसे दूसरे देश अब भारत को टक्कर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कैसे जापान और चाइनीज इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर रही है और कैसे हमें एक अलग लेवल पर ग्रोथ हासिल करना होगा अगर एक ग्लोबल प्लेयर बनना है, अगर एक विश्व गुरु सच में बनना है। अगर ये 6 to 7% ग्रोथ अगर मिल भी जाए तो ये काफी नहीं है हमारे देश के लिए और हमारे देश की जनता के लिए। आपका क्या मैसेज है निर्मला सीतारमण के लिए? कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। कोशिश हम जरूर करेंगे कि उन तक भी ये बात पहुंचे, उनके ऑफिस तक भी ये बात पहुंचे, बिकॉज ये बात पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा ऊपर है कि अगले 5 साल हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, ऊपर या नीचे।